बस भांडे दा रह गए, फिर मैं कपड़े धो के मैं करा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, चलो। आज का हमारा टारगेट था कि हम रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ की थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में मैंने इस रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ से जेई में 2026 जनवरी अटेम्प्ट में जो जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको लिया है। लगभग हर क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। एक एक करके हम क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा आपको एक बार सोचने के लिए, तो जब क्वेश्चन में डिस्प्ले करूं आप अपनी तरफ से एक बार आइडिया लगाना क्या मेथड लग सकता है, फिर मैं आपको उसका तरीका सिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन 1-1 मैनी 1 पे आया हुआ था। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है 1-1 और मैनी 1 है या नहीं। जल्दी से पहला वाला पार्ट देख लो, y = x/1 + mod x। देखो, जब भी मॉड दिखता है, चाहे इस पे भी मॉड हो, कोशिश करो अगर वो पहले डिफाइन हो पा रहा है, ठीक है। अगर वो डिफाइन हो पा रहा है, सबसे पहले उसको डिफाइन कर लो ताकि आपको चीजें क्लैरिटी आ जाएगी। अब मॉड है एक्स पे, तो ये कहाँ पे डिफाइन होता है? जहाँ पे ये 0 बन रहा है तो ये 0 0 पे ही बन रहा है। x-1 होता तो 1 पे डिफाइन होता है ना। तो यहाँ पे 0 पे बन रहा है तो ये 0 पे ब्रेक होगा। तो आप चाहो तो इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो ये आपका फंक्शन है। अब आपको इसको चेक करके बताना है, सोचना है कि 1-1 है या नहीं है। सोचो। तो ध्यान रखो, ये कभी भी मॉड दिखे डिफाइन कर लो ताकि चीजें आपको थोड़ी सी इजी दिखेगी। लीनियर बाय लीनियर आपके एनसीईआरटी में भी है। सिर्फ इतना सा पार्ट देखो और बताओ क्या ये 1-1 है या नहीं है। सोचो जब सब लोग। और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्या ये 1-1 है या मैनी 1 है? जल्दी सोचो। सोचा कुछ? बैठे मत रहो, डिस्कस करो तो ही मजा आएगा क्लास। बताओ, ये लीनियर बाय लीनियर सिर्फ इतना सा फंक्शन होता तो क्या ये 1-1 है या नहीं है? सर 1-1 है। हाँ, वेरी गुड। लीनियर बाय लीनियर 1-1 है। इसके लिए आप देखो, 1-1 को चेक करने का तरीका आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, स्कूल में भी आपने सीखा होगा। f(x1) = f(x2) कर दो, ठीक है। या फिर पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएट कर दो। अगर डिफरेंशिएशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव, या कंप्लीटली नेगेटिव हो, मतलब फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो कंप्लीटली इंक्रीज करे या कंप्लीटली डिक्रीज करे, तो 1-1 हो जाता है। तीसरा टेस्ट क्या था? ग्राफिकल टेस्ट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करे। ये बहुत सारे टेस्ट है 1-1 को चेक करने के। ये लीनियर बाय लीनियर है तो लीनियर बाय लीनियर 1-1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में किए हुए थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, देखते थे भाई ये 1-1 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैनी 1। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दोनों Yes, स्टेटमेंट ही आपके करेक्ट है। ओके, तो ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा घबराया मत करो, क्वेश्चन को देख के कोशिश करा करो,
ऐसा मत करा करो कि यार ये तो नया क्वेश्चन है तो छोड़ दें। एटलीस्ट आपने अभी बोर्ड्स किया है तो बोर्ड्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, तो बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट को ही वहां पे अप्लाई भी करोगे, थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में। जीएक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जी ऑफ एफ एक्स जो है, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के अंदर अगर आप एफ एक्स रख दो, ऐसा कोई फंक्शन एफ एक्स, और रखने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 3x² माइनस 32x प्लस 72, मतलब वो भी एक क्वाड्रेटिक ही आ रहा है। जीएक्स पहले से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जी के अंदर कोई फंक्शन एफ एक्स रखने से वापस क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो आप क्या लॉजिकली मुझे बता सकते हो कि ये जो जी एफ एक्स होगा ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा? सोचो जरा, जीएक्स पहले से एक क्वाड्रेटिक था और जी के अंदर एफ एक्स रखने पे वापस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, 4 टाइम्स जीएक्स कांस्टेंट इक्वल टू होगा। दिस, क्या होगा? किस तरह का फंक्शन होगा? कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट होता तो फिर तो वो तो वापिस आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर एक्स की जगह अगर आप मान लो वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 तो आंसर कांस्टेंट देगा, मतलब क्या होगा, लीनियर होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो देखो ये ऐसा सोचा करो थोड़ा, जब भी क्वेश्चन आए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक तो लग गया कि ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा ये कोई ना कोई लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर किस टाइप का हो सकता है, ए एक्स प्लस बी टाइप, है ना? यस अब सर। इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। इतना आइडिया हमको लग रहा है कि लीनियर है, तो एक बार लॉजिकली सोच के देखते हैं। ये जी एक्स है, इस जी के अंदर अगर मैं एफ एक्स रखूंगा तो बनेगा क्या, जी ऑफ एफ एक्स, क्या बनेगा, 3 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस का 3, ठीक है? और ये और यहाँ पे क्वेश्चन में जी ऑफ एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एफ एक्स पता करना है, जैसे डायरेक्टली तो पता नहीं कर पाएंगे कि किसका स्क्वायर करे, किस में 2 मल्टीप्लाई करे ताकि ऐसा आ जाए। एक बार आप ए एक्स प्लस बी रख के कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके ट्राई कर सकते हो, है ना? एक एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रख दिया, फिर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट, अच्छा कंपेयर तब करना जब कांस्टेंट टर्म सेम बन जाए। एक बार कांस्टेंट टर्म को सेम बना देना, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना। एक बार करके देख लेते हैं इस मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर अदरवाइज दूसरा मेथड सीखूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या आ जाएगा, इस 4 को भी अंदर भेज दोगे तो 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 3 ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ax प्लस बी माइनस का 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की क्या क्या टर्म आएगी, यहाँ से a स्क्वायर आएगा तो 3a² इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म क्या क्या आएगी, यहाँ से 2ab और यहाँ से 3, तो 6ab इंटू एक्स और बी स्क्वायर का टर्म, यहाँ से 2ax प्लस 2b का टर्म और माइनस 3 का टर्म। कोशिश करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3a² एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ आएगा 6ab प्लस 2a और कांस्टेंट टर्म में b² प्लस 2b माइनस 3। एक बार डायरेक्टली कंपेयर करके चेक कर लेते क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 3/4 इक्वल टू 3a², तो 3 कैंसल, a² इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। सही है, बोलो यस सर। Yes, sir. एवरीवन, ठीक है?
ओके, अब देखो बी को निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके देख लेते हैं। ये वाली कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर लो, इससे देख लेते हैं बी कुछ आ रहा है क्या। बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 इक्वल टू 18, तो बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 21 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, चेक करो। 21 के लिए 7 और 3 होता है, पर यहाँ पे 2 है, थोड़े से अलग फैक्टर बनेंगे। एक काम करते हैं, ये बची हुई टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। इधर कोफिशिएंट क्या है, -8, तो इसको -8 से एक बार इक्वेट करके देखते हैं, इससे कभी काम बन जाए तो। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं 6ab प्लस 2a इक्वल टू -8। यहां से 2 कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हो। अब 3b प्लस 1 a कॉमन इक्वल टू -4 है ना। अब a की जगह अगर मैं +-2 रखूंगा, 1/2 सॉरी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3b प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, -4 इंटू +-1/2। तो 3b प्लस 1 कितना आ जाएगा, +-2। ठीक है, मतलब -+2 सॉरी, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ए को नेगेटिव लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहां से आपको चेक करना पड़ेगा बी की वैल्यू क्या क्या आ रही है। 3b इक्वल टू -1 -+2। 3b की दो वैल्यू आएगी, एक तो -3 और 1, तो b की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 और 1/3। ठीक है, तो आपके पास 4 केसेस बनेंगे। अब यहाँ पे बी को रख के देख लेना कि बी को रखने पे किस केस में 18 आ रहा है, और वो 18 जो वो वाला बी है वो किस ए पे आ रहा था, पॉजिटिव की नेगेटिव। अंडरस्टूड एवरीवन। बट सर 1/2 उस साइड जाके 2 मल्टीप्लाई होगा तो -8 नहीं होगा। क्या हुआ 1/2, उधर साइड जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा ना 2। यहाँ पे कह रहे हो। अच्छा अपन ने ए से, हाँ ठीक है 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 3b प्लस 1 कितना आ जाएगा, -4/8। ए की वैल्यू 1/2 है, तो हो जाएगा 3b प्लस 1 इक्वल टू +-8। अब सही है। यस। ठीक है, तो यहां से आपके पास बी की दो वैल्यू आएगी। अगर मान लो +8 लेते हो तो कितना आ जाएगा, 7/3। 7/3। ठीक है, और -8 लेते हो, -3। -3। एक बार -3 रख के यहाँ देखते हैं। 9 + 6 सॉरी, -3 रख के देखोगे तो कितना आएगा, 9 -6 -3, तो ये तो 18 आना चाहिए था मुझे, लेकिन यहाँ पे 18 आ नहीं रहा है, वापिस क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन 2b, यहाँ से क्या आएगा 3b स्क्वायर, हाँ यहाँ गलती हुई है, यहाँ 3b स्क्वायर आएगा, देखो ध्यान से है ना, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। यहाँ से 2b यहाँ पे, तो ये 3b का स्क्वायर आएगा। देखो अब आ रहा है आंसर, 18 आ रहा है, आया ना। Yes, sir. मतलब b Yes. इक्वल टू -3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो b इक्वल टू -3 किस a पे आया वो चेक कर लेना, क्लियर है। b इक्वल टू -3 कब आया था, जिस a पे आया, तो a पता चल गया, b पता चल गया, आपको फंक्शन पता चल गया, फंक्शन पता है तो आप कुछ भी पता कर सकते हो।
ठीक है, तो Yes, sir. ये एक तरीका ये भी है, एक तरीका और है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी और अलग तरीका है। यहाँ पे लॉजिकली आप ट्राई कर लिया करना कि फंक्शन के अंदर वापस क्वाड्रेटिक आ रहा मतलब लीनियर होगा, लीनियर एज्यूम करके कंपेयर करके ए और बी निकाल लिया। पहले क्वेश्चन में 1 1 on 2 था। ठीक है, अगला रिलेशन पे आया हुआ था, मैंने आपको सिखाया था ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए टेबल बना लो, सारी पॉसिबल वैल्यू लिख लिख के करो ट्राई, ढंग से पढ़ो इस क्वेश्चन को। सेट ए दिया हुआ है, आर इज अ रिलेशन एक्स आर वाई, वो क्या कंडीशन है, 2x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3y। तो कोई भी एक निकालो, या तो y x के टर्म्स में निकालो या x y के टर्म्स में निकालो, आपकी मर्जी, करो ट्राई जल्दी से। और x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो रिलेशन आर में कितने होंगे, और उसमें कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना, अपनी तरफ से ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं मैं। किया, कैसे कर रहे हो। देखो या तो x की वैल्यू रख के y पता करो या y की वैल्यू रख के x पता करो, दोनों तरीके। जैसे मान लो आपको x रख के y पता करना है तो y में कंडीशन क्या आ जाएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। अब x को रखा आपने 1, सॉरी 2, x को जब 2 रखोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। 4/3 से ग्रेटर कौन कौन है, 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग Sir. है ना, तो 2/3 रखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर कौन है, सारे ही हैं तो सारे आ जाएंगे। ऐसे करना है आपको, मतलब गलत थोड़ी तरीका है। एक्स को रखा 3,
3 रखने पे क्या आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में वापस सारे आ जाएंगे। x को रखा 5, क्या आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3, 10/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग, तो क्या आएगा 5, 7 और 9। x को रखा 7, तो 7 टू द 14, 14/3 ग्रेटर देन 14/3, 14/3 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, और लास्ट रखा x को 9, 9 रखोगे तो कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आएगा, हाँ है ना, चेक कर लो एक बार जल्दी। यस सर यही आ रहा है। ओके, कितने एलिमेंट हो गए देखो, यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से बने 5, यहाँ से बने 5 पेयर, 3 3 2, तो कितने बने 10 16 17 18, एल की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब इसमें कितने और ऐड करें ताकि सिमेट्रिक बन जाए, क्या बने सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ से देखो चेक करो, 2,3 है, पहला क्या है 2,2, तो उसको जरूरत नहीं, 2,3 3,2 है क्या, हाँ ऑलरेडी है, 2,5 5 2 है क्या, 5 के साथ 2 नहीं है ना, देखो यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, 2,2 चेक करने की जरूरत नहीं, 2,3 का उल्टा 3,2 ऑलरेडी है, 2,5 का उल्टा 5,2 तो नहीं है, तो 5,2 ऐड करेंगे, फिर 7,2 ऐड करेंगे और 9,2 ऐड करेंगे, 2 का काम हो गया। अब 3 में चेक करते हैं, 3 में 3 2 3 3 3 5, क्या 5 3 है क्या, 5 3 नहीं है, तो 5 के साथ 3 ऐड करना पड़ेगा, 3,7 तो वापिस 7,3 ऐड करना पड़ेगा, इसी तरह से 3,9 9,3 नहीं है, तो 9,3 ऐड करना पड़ेगा। 5 के साथ कौन कौन है, 5 7, क्या 7 5 है, हाँ है, 5 9, क्या 9 5 है, 9 5 नहीं है, 7 5 5 7 ऑलरेडी है, बाकी सारे अपने आप होंगे ना, 7 9 9 7 ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो गए। आपको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कितने एक्स्ट्रा ऐड किए अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने ऐड किए, 7 ऐड किए, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 25। हाँ बोलो, सर ये ऐड करने वाले एक बार और बता दीजिए। कितने आपको सिमेट्रिक बनाना, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, सर बोलो। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। बस, तो आर के अंदर ऑलरेडी कौन कौन है, 2,2 2,3 2,5, ये सारे लिख लेना जितने भी एलिमेंट है। 3 के साथ क्या है, 3 2 3 3 3 5 3 7 3 9। अब इसको चेक कर लेना, जिस जो जो रेसिप्रोकल नहीं वो ऐड करेंगे, क्लियर है, जैसे यस सर। 5,5 5,7 5,9, एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको, पहले सारे एलिमेंट लिख लेना। 2,3 है, क्या इसका उल्टा है, हाँ ऑलरेडी है, तो ये चेक हो चुका है। 2,5 क्या इसका उल्टा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अपन इसको ऐड किया। 2,7 इसका रेसिप्रोकल है क्या, नहीं है, तो इसको ऐड किया। समझ में आ गया, यस सर। एक एक एलिमेंट को चेक करोगे, जिसका रेसिप्रोकल नहीं है उसको करोगे, अंडरस्टूड। यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अगला ये फंक्शनल इक्वेशन पे अच्छा क्वेश्चन आया था, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड है। फंक्शन के अंदर सम प्रोडक्ट में टूटे, ऐसे कौन से फंक्शन होते थे, याद करो, ऐसे कौन से फंक्शन की प्रॉपर्टी जिसमें सम प्रोडक्ट में ब्रेक होती, इंडिपेंडेंट फंक्शन। हाँ कौन से होंगे, किस टाइप के फंक्शन होंगे जिसमें सम प्रोडक्ट में टूटता हो, वापिस रिपीट करो क्या बोला, सम प्रोडक्ट में टूटता हो ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शनल इक्वेशन का ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। सम रखने पे प्रोडक्ट बने, ऐसे फंक्शन किस वैरायटी के होंगे, ध्यान रखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें अगर मान लो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखते हो
बेस से में पावर ऐड हो रही है, पावर कब ऐड होती है? जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बोलो, देखो सम प्रोडक्ट में टूट रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी वाले कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। Yes, sir. ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके मॉड्यूल में, नोट्स में, फॉर्मूला शीट में, सब जगह पढ़ा है। फंक्शनल इक्वेशन जो टॉपिक, उसमें तीन चार तरह के जो फंक्शन है उसको याद कर लेना, ठीक है। सम प्रोडक्ट में टूटने वाले फंक्शन कौन थे? एक्सपोनेंशियल। अब ये ए क्या होगा, इसके लिए कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, तो एफ एक्स आपने अज्यूम किया ए की पावर 7, सॉरी ए की पावर एक्स। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की पावर 1, यहां से ए आ जाएगा। एफ ऑफ 1 7 है, तो ए कितना आ गया? 7। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? 7 की पावर एक्स। तो पहला पार्ट तो देखो ये कि आपने इस कंडीशन से एफ एक्स पता कर लिया। अब सेकेंड पार्ट, जी में कंडीशन गिवन है। अब जी की कंडीशन थोड़ी अलग है, इसे कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पे वैल्यू, सॉरी जी ऑफ एक्स प्लस वाई पे वैल्यू, जी ऑफ एक्स इंटू वाई पे वैल्यू क्या है? सेम है। तो ऐसा ये कोई डायरेक्ट नहीं है कि कोई अपन स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड था। और भी जो स्टैंडर्ड होता है मैं आपके नोट्स में ऐड कर दूंगा आज। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। अगला तो क्या दिया हुआ है? जी ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अब यहाँ वैल्यू रख रख के पता कर, देखो दूसरा तरीका क्या होता है, आप अगर मान लो डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है तो वैल्यू रख रख के सोचो। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 की 1 है, तो 1 कैसे क्रिएट होगा? देखो 1 पता है, अब आगे का पता करने की कोशिश करते हैं। जी ऑफ 2, जी ऑफ 3 और इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे इसका समेशन निकालना है। तो मुझे आप बता सकते हो जी ऑफ 2 कैसे पता करो? इसमें एक्स और वाई को क्या रखो ताकि जी ऑफ 2 पता चल जाए? बताओ यहाँ पे इस फंक्शनल इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखें ताकि जी ऑफ 2 पता चल जाए? जी ऑफ 1 पता है आपको सर 1 1। हाँ वेरी गुड। एक्स को भी 1, वाई को भी 1 रख दे, एवरीवन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 1 रखोगे तो एलएचएस में क्या बनेगा? जी ऑफ 2, और आरएचएस में क्या बनेगा? जी ऑफ 1, और वो वापस कितना आ जाएगा? 1। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या गई? 1। अच्छा 3 पता करने के लिए, जी ऑफ 3 पता करने के लिए वापस इसी रिपीट में एक्स को 1, वाई को 2 रख दो, तो इधर जी ऑफ 3 बन जाएगा, इधर क्या बनेगा? जी ऑफ 2, ओके वापस क्या आ जाएगा? 1। तो आप देख रहे हो सब में पैटर्न, हर बार कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए जस्ट प्रीवियस वाला आ रहा है, प्रीवियस वाला आ रहा है मतलब। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे एक्स को 1 रख लो। अगर इस इक्वेशन में एक्स को सिंपली 1 रखते हो तो क्या बनेगा? जी ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब आगे वाली जो वैल्यू उसकी जस्ट पीछे वाली वैल्यू के बराबर। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। यस सर। जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3, ये सारी की सारी कितनी होगी? 1 के बराबर। तो आपको ये पता चल गया सारी वैल्यू क्या है? 1 के बराबर ही है। अब अपने लिए क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अपन को पूछा क्या था? समेशन एक्स 1 से n एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब डिनोमिनेटर तो ऑलवेज क्या होगा? हर वैल्यू पे डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 ही होगा। हर वैल्यू पे Yes, sir. डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? 1। तो आपके पास बचा क्या? समेशन सिर्फ एफ एक्स ही बचा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 ही बनना है। समेशन एफ एक्स मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अब टिल एफ ऑफ n, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। अच्छा अब ये भी आसान है, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 7, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, अब टिल 7 की पावर n। तो ये जो सीरीज है कौन सी टाइप की सीरीज है? सर जीपी। जीपी। तो क्या सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला सबको पता है? यस यस सर। है ना। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन आ जाएगा, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, एन आ जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन फंडामेंटल बेस, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आप कर सकते थे। क्लियर है? ध्यान रखना। तो अब ये ध्यान रखना, सम प्रोडक्ट में टूटे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उल्टा हो प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सम में टूट जाए तो ऐसे फंक्शन कौन से होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ उल्टा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का उल्टा कौन होता है? लॉगरिथमिक। क्लियर है? सम प्रोडक्ट में टूट रहा है तो एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट सम में टूट रहा है, क्योंकि आपको पता है लॉग ऑफ m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है?
log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ऐसे फंक्शन को अपन लॉगरिथमिक फंक्शन अज्यूम करके एक बार कोशिश कर सकते सॉल्व करने। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, अगला भी अच्छा क्वेश्चन, एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगेन क्वेश्चन को देख के घबराना मत, ये मैंने हर बार आपको बोला है। एक बार सब लोग इतनी सी, ये जो पहला पार्ट है सेट ए वाला, इसको सिंप्लीफाई करो धीरे धीरे, आराम से, शांति से। ये फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा हुआ है। मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो, पता करो इसके एक्स, इसके अंदर सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। मॉड को कैसे ओपन करते याद करो। जहाँ जीरो है वहां पे ब्रेक करते हैं। नहीं, ओवरऑल मॉड को कैसे ओपन करते हो वो वाली बात कर रहा सर मॉड ए प्लस मॉड बी। हूं। नहीं, रुको, फंडामेंटल क्या बोलता है इनइक्वालिटी में, मॉड एक्स लेस देन मान लो 5 है, तो बताओ एक्स क्या, इसकी क्या कंडीशन आती है। एक्स कहां से कहां तक होगा। -5 से 5 तक। हाँ, तो इसमें क्या करते हो, अगर लेस देन 5 है तो -5 से 5 के बीच में। दूसरी वेराइटी मॉड एक्स अगर मान लो ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें कैसे ब्रेक होता है। मॉड एक्स लेस देन 5 तो -5 से 5 के बीच में। ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, -5 से 5 के बीच में नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। तो कैसे लिखोगे इसको, ग्रेटर देन 5 यूनियन लेस देन -5, मतलब ये वाला आता है डायग्राम। पांच से ज्यादा -5 से कम, दिस और यूनियन दिस। ये बहुत फंडामेंटल है ना, ध्यान रखो। जैसे मॉड जनरलाइज करना है, मॉड एक्स लेस देन ए, तो एक्स क्या हो जाएगा -a से a। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए यूनियन एक्स लेस देन -a, मतलब ये वाला रीजन। और इसके लिए कौन सा रीजन, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इस लॉजिक से इसको अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है, सेट ए में क्या क्या है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एवरीवन प्लीज ट्राई, और पता करो सेट ए में क्या है। बताओ, आया सेट ए में क्या क्या आ रहा है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं।
बोलो एनीवन, किसी का सर आंसर आ- सर 6। 6 एलिमेंट आ रहे हैं, अच्छा। बाकी लोग सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं सॉल्व किया है कि ट्राई भी नहीं किया? ट्राई किया है कि नहीं सबने, ये बताओ। करें सर। ट्राई, ठीक है चलो अब क्रॉस चेक करो। सबसे पहले ये बड़े वाले मॉड को देखेंगे। मॉड लेस देन 1, तो अंदर वाली जो क्वांटिटी होगी वो किसके बीच में होगी? -1 से 1। -1 से 1। -1 से 1। अब इनइक्वालिटी में ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये चीज आ गई, ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए, लेस देन 4 भी होना चाहिए। दिस एंड दिस, ये वाली कंडीशन क्या होती है? इंटरसेक्शन। जब भी यदि सिंगल कंडीशन है मतलब क्या है? 4 से, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, 4 से कम भी होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी होना चाहिए, और आपको कौन सा चाहिए? कॉमन पार्ट, है ना? आपको इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ऐसे ऐसे समझा करो अच्छे से। तो दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? x-3 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 2 हिस्से होते हैं। एक तो ये वैल्यू 2 से ज्यादा हो, या फिर -2 से कम। आया ना? यस। अभी बताया था आपको, 2 से ज्यादा या -2 से कम ग्रेटर के केस में। तो यहां से क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यूनियन लेस देन इक्वल टू 1। 1। इन दोनों का क्या लेना? आपको यूनियन लेना है। इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। 5 से ज्यादा और 1 से कम, इनका लेना यूनियन। यूनियन में दोनों आ जाता है, ये हिस्सा भी ये हिस्सा भी। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था इसी का? लेस देन इक्वल टू 4। 4 से कम पता है आपको? 4 से कम मतलब -4 से 4 के बीच में। यस सर। दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, -1 से 7 तक। तो ये आ जाएगा -1 से 7। अब बताओ इन दोनों पार्ट का आपस में क्या लेना है? यूनियन की इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, दिस एंड दिस। इन दोनों का आपस में क्या लेना? इंटरसेक्शन। इन दोनों का आपस में क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, कभी गलती नहीं होगी बच्चों। अब एक साथ दोनों को पहले बना लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? 1 से इधर, 5 से उधर। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? -1 से 7 के बीच में। और दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? -1 से 1 एंड 5 से 7। अब यहाँ पे आपके पास देख रहे हो सब जगह इक्वेलिटी है, तो यहाँ पे सब पे क्लोज आएगा। अब इसके बीच में आपको चाहिए थे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स चाहिए थे, तो आपके सेट में ए में इनके बीच में जो जो भी इंटीजर आ रहे हैं, -1, 0, 1, 5, 6 और 7। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। अंडरस्टूड? यस सर। अब ये तो पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट बी सोचो। बोला x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, और ये वैल्यू 0 के बराबर है। इसको सॉल्व करके बताओ कि ये 0 कब आएगा? x की क्या क्या वैल्यू है यहाँ से? सोचो सब लोग, ये आंसर 0 कब आएगा? एवरीवन सोचो। तो 4 और 2 पे भी 0 का।
हाँ क्या बताया, 4 और 2 यही आएगा, और भी आ सकता है सोच। अच्छा देखो लॉजिक क्या होता है, क्या लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, ये भी तो सोचो। लॉग की वैल्यू 0 होता है क्या, लॉग कभी 0 होता है क्या? सर 1 पे log 1। लॉग 1 पे 0 होता है। यस सर। वेरी गुड। 3 भी हो सकती है इसकी वजह। हाँ तो लॉग की वैल्यू 3 and 0 1 4। पे होती है। हाँ 3 और 4, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आपके पास फैक्टर क्या था, x-2, x-4, x-1, और दूसरा था एक लॉग, प्रोडक्ट में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2। तब ये 0 कब होगा, 3 प्रोडक्ट है ना, तो तीनों 0 कब होंगे, जब ये 0 हो जाए। यहां से क्या आ जाएगा, x = 2। वापिस 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए, x = 4। और 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए। और लॉग वाली क्वांटिटी 0 कब होती है, जब लॉग के अंदर इनपुट क्या हो जाए, 1। 1। मॉड कैसे ओपन होगा, +-1। यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू 2 +-1, तो x की दो वैल्यू आएगी 3, 1। अच्छा 1 सर तो हम रिजेक्ट 1 हो ही जाएगा। लेंगे। हाँ हाँ 1 रिजेक्ट हो जाएगा आपका, सर तो 2 क्या भी। था, 1 में 1 में। और उन्होंने क्या बोला था, 2 को भी रिजेक्ट करना है, क्योंकि 2 पे लॉग का इनपुट में प्रॉब्लम आ जाएगी। लॉग के अंदर इनपुट 0 नहीं हो सकता, लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए, >0। तो 1 और 2 को आपको हटाना है, तो 2 भी हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा। तो आपके पास कितनी वैल्यू अलाउड होगी, सिर्फ 2। यस सर। तो सेट बी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 4, 3। अब नंबर ऑफ ऑन टू, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑन टू निकालना बहुत आसान है, जब भी सेट बी में 2 एलिमेंट हो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पहले जेई में आया था, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, इस सेट बी में इधर कुछ एलिमेंट इधर कुछ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू बताओ। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट आ गए, 6। सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पेज। सोचो सब लोग अब, सेट ए में आपके पास 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सेट बी में सिर्फ 2 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये पूछा गया। अब देखो सबसे पहले ये वाला आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, पहले मुझे पता टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। टोटल कितने पॉसिबल फंक्शन होंगे, सोच के बताओ। जैसे इसको इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। इसके लिए इमेज बनाने के लिए 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है ना। सर 40। हाँ नहीं, इन सबको इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 की पावर 6। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए इमेज बनाने के लिए ऑप्शन गिनोगे ना। सेट ए जैसे मान लो ये है, इन दोनों में से किसी के साथ इमेज बना सकता है, ये किसी के साथ बना सकता है, ये किसी के साथ बना सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन हो गया, ये कितना होगा, ये 64। 64। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। अच्छा इसमें इनटू कैलकुलेट करना आसान है। इनटू कौन कौन से होंगे, इनटू 2 ही केस बनेंगे, ऑन टू, हाँ इनटू के 2 ही केस बनेंगे। क्या, जब सारे के सारे इससे कनेक्ट हो जाए और ये खाली रह जाए, या फिर सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट हो जाए और ये खाली रह जाए। ये 2 ही केस है इनटू के। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में ये दोनों फिलअप रहेंगे। देखो ऑन टू का मतलब क्या हो जाए, मतलब क्या होता था ऑन टू का, कि सेकंड सेट खाली नहीं रहना चाहिए, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इनटू के 2 ही केसेस है। कौन कौन से केसेस, या तो सारे के सारे इससे कनेक्ट हो जाए तो ये खाली हो जाए, या फिर ये खाली हो जाए। बाकी सारे केसेस में फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। बाकी सारे केसेस में फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। इनटू के 2 ही केसेस है, या तो ये खाली रह जाए या तो ये खाली। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये अब याद रखना हमेशा, जब भी सेकंड सेट में 2 एलिमेंट आए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालोगे, टोटल में से 2 माइनस कर देना।
टोटल में से 2 क्या कर देना, माइनस। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। सर अगर बी में 2 से अलग एलिमेंट होते फिर 2 भी से ज्यादा possible एलिमेंट होंगे solution तो आपको रहते। फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि काफी लेंथी है, समेशन वाला। ठीक है, वो मैं अभी बोलूंगा नहीं आपको रिवाइज करने के लिए या फिर याद करने के लिए। आप यही वाला बस केस याद कर लेना। और इनटू में अगर इधर 2 एलिमेंट आते तो टोटल में से 2 माइनस कर देना। सेट बी में अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट आएंगे तो फिर उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अगली वेराइटी वापस ये सेम वेराइटी रिपीट हो गई थी। आप टेबल बनाओगे एक्स और वाई की, फिर देख लेना कितने एलिमेंट और ऐड करें ताकि सिमेट्रिक। सेम वेराइटी ये कर लोगे आप सॉल्व? ऐसे कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, ये भी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सी का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो रिफ्लेक्सी सिमेट्रिक मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको बस कोशिश करना वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अब देखो इस फंक्शन से यही आया था वेराइटी, और ये सारी वेराइटी ऐसी थी जो दिखने में भली अजीब दिख रही हो, लेकिन एक बार आपको कोशिश करके ट्राई करना है। अप्रैल अटेम्प्ट में भी ऐसा ही होगा। पेपर आपको थोड़ा टफ दिख सकता है, डायरेक्ट देख के मत छोड़ना। अभी भी बता रहा हूँ, अपनी तरफ से एक बार अटेम्प्ट करना, कम से कम 1 मिनट तो एटलीस्ट दो। 1 मिनट बाद आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो छोड़ देना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं चांसेस तो थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन आए थे। 10 के अंदर 2 फंक्शन है, 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट क्वेश्चन है इनको बोर्ड लेवल। फंक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हाँ, आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है सबको, याद है ना? Yes, sir. तो कभी भी इस अलग अलग आते हैं, हम कोशिश करते हैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ से 2 कॉमन लेना। अच्छा, इसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है? साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है? 2/√13, तो परपेंडिकुलर 2 मान लिया, हाइपोटेन्यूस √13 मान लिया, बेस आ जाएगा। सेकेंड वाले में कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो बेस आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा √10, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। दोनों तरफ परपेंडिकुलर बेस निकाल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 13 माइनस 4। √70. हाँ, कितना आ रहा है? अंडर रूट के अंदर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 13 माइनस 4 √9, 3 आएगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 9, 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3, और सेकेंड वाले में क्या होगा? tan इनवर्स 1/3। अंडरस्टूड? इन दोनों को माइनस करके फिर 10 ले लें। ओके, Yes, sir. अगले Yes, में क्या sir. था? tan ऑफ π/4 प्लस थीटा एंड tan ऑफ सम थीटा। तो इसको भी आप एंगल मान के फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इसको आप कुछ एंगल मान लेना पूरे को। इस पूरे को मान लो थीटा मान लिया, और इस पूरे को भी, इस पूरे को आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मान लो 5 मान लिया। 1/2 साइन इनवर्स 2/3 को क्या मान लिया? कोई एंगल 5। तो आपको क्या पता करना है? tan ऑफ 5 की वैल्यू। ये क्या बन गया? tan 5 बन गया। अगर इस पूरे को आप 5 मानोगे तो क्या बन जाएगा? tan 5। तो tan 5 पता करना है, और आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 2 उधर चल जाएगा, 2/5। यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ 2/5 इक्वल टू 2/3। आपको साइन 2 थीटा पता है, 10 निकालना है। अब इसकी वजह से 10 निकालना है, तो साइन को 10 में कन्वर्ट कर दो। 2 tan 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5। अब ये 10 में क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से आप क्या निकालोगे? tan 5 की वैल्यू। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट भी ऐसे सॉल्व करोगे। इसको आपने थीटा मान लिया, ये 2 उधर चल जाएगा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। और आपको निकालना क्या है? tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। वापिस यहाँ से आप tan थीटा पता करोगे और यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। फिर उन दोनों को ऐड करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ऑलवेज फिक्स डोमेन वाला। साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट होता है, साइन इनवर्स के डोमेन वाले क्वेश्चन आते ही हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे पहली फुर्सत में ये कर लिया करो, लेकिन कोशिश करना है उसमें भी विदाउट कैलकुलेशन एरर। अब देखो, रेसिप्रोक कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, वेरिएबल है, इसको उधर मत भेज देना डायरेक्टली। ये जनरली जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे? इसको उधर भेज देते हैं। वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है वेरिएबल पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको कभी भी डायरेक्टली उधर मत भेजना।
दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे, पहले -1 को लेंगे, पहले 1 को लेंगे, दोनों पार्ट को क्या लेंगे, अलग अलग सॉल्व, फिर फाइनली दोनों का क्या लेंगे, वापिस से इंटरसेक्शन। एक पार्ट क्या है आपका 2/x² - 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कैसे सॉल्व करेंगे, -1 को उधर भेजो, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा। आप फैक्टर बनाओ, नीचे क्या बन सकते तो बनाओ, नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। फैक्टर बना के बाद वो क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो, प्लस माइनस प्लस वैसे करो, कभी भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। यहां से जो आंसर आएगा सेम अब उधर भी ऐसे सॉल्व करोगे, सेकेंड वाला हिस्सा भी ऐसे सॉल्व होगा। लेस देन इक्वल टू 1, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, वापिस एलसीएम लोगे, ऊपर एक फैक्टर नीचे एक फैक्टर, वापिस से क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है, फिर देखना कौन सा रीजन आ रहा है, फिर इन दोनों रीजन का आपस में लेंगे अपन इंटरसेक्शन, जैसे अभी सिखाया था आपको। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको रीअटेम्प्ट करना, छोड़ना मत, तभी प्रैक्टिस होगी। अगला वाला मैक्सिमम वैल्यू, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, आपके पहले पुराने क्वेश्चंस में कोसेक स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर में आया था, या कोसेक स्क्वायर या कुछ कॉट स्क्वायर में आया था, सॉरी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इस बार क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बोला -√3/2 से 1/√2 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो m/n कुछ ये है, m और n पता करो। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो ध्यान से एक बार। अच्छा, a² + b² टाइप का ये फंक्शन है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, और दोनों का सम अच्छा होता है, दोनों का जो सम होता है वो π/2 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था कॉसेक और कॉट में। यस सर। तो कभी भी a² + b² आता है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे a + b की वैल्यू मेरे पास π/2 हो जाती है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब ये हिस्सा आपका हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर, वो बचा हुआ हिस्सा क्या है 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताओ इसके बाद क्या करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कैसे पता करें? मान लो जो भी एक्सप्रेशन है इसको कैसे सिंप्लीफाई करें इसके बाद? सर डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेंदी जाएगा, और सोचो पहले, और सिंप्लीफाई करो ना इसको, और कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यहां तक आपके पास मान लो ये एक्सप्रेशन है p, इसको मैं p बोल रहा हूं बिगिन, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं? देखो इसको वापस सिंगल फंक्शन, कभी भी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या इनवर्स ट्रिग्नो या कैसे भी, कोशिश करना चाहिए उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। ट्रिग्नोमेट्री से भी मैं जब भी मैक्सिमम मिनिमा है ना, कोशिश ये करना, ये लाइन मेरी दिमाग में याद रखना, मैक्सिमा या मिनिमा पूरे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश cos कर। इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं। हाँ, तो आपको ध्यान रखना, ये स्टेप आपको बतानी चाहिए थी पहले, कि कभी भी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, फिर सोचो कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स है, तो किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट करो। इसको लिख दिया आपको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ताकि अगर एक सिंगल फंक्शन रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। π²/4 माइनस पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक का फंक्शन बन गया है। इस क्वाड्रेटिक की
मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी गई है। अभी के लिए इसको मैं कुछ मान लेता हूं, टी मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, 2t² माइनस पाई टाइम्स टी प्लस π²/4। अब देखो क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे, सुनना ध्यान से। मान लो y इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने रहेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है। मान लो मैं अभी रैंडमली ऐसा कुछ बना रहा हूं, तो अगर इसमें अलग अलग केसेस होंगे। अगर x में ऑल रियल नंबर की बात कर रहा हूं, पूरे रियल नंबर पे, अगर मतलब x को सारा कंसिडर करना है, तो फिर तो मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान है, कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ये -d/4a। तो आपका जो y बिलोंग करेगा -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाएगी, अगर x की सारी वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हो। लेकिन अगर x रिस्ट्रिक्टेड है, आपको बोला कि भाई इसी रेंज में करना है, आपको बोल दिया मान लो यहाँ x की वैल्यू a से b के बीच में, तो आपको चेक करना पड़ेगा ग्राफ क्या आ रहा है a से b के बीच में। आपको ये देखना पड़ेगा कि a से b के बीच में ग्राफ क्या आ रहा है। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मान लो a से b आपका ये है, ध्यान से सुनना समझना, a मान लो यहाँ है, b यहाँ पे, तो a से b के बीच में ग्राफ कहां से हो जाएगा, ये वाला। तो इस केस में मिनिमम कहां पे आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो आप समझ पा रहे, ये x पे डिपेंड करेगा कि आपको ये x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। उस ग्राफ के पोर्शन पे डिपेंड करेगा कि आपकी मिनिमम मैक्सिमम कहां पे आ रही है। कोई बोले अगर मान लो a से b यहाँ पे, यहाँ पे मान लो a यहाँ पे, b यहाँ पे, तो a यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट है, b यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट है, तो आपका ग्राफ कौन सा कंसिडर होगा, ये वाला। तो इसमें मिनिमम कहां पे आएगा, मिनिमम यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर पूरी नंबर लाइन को कंसीडर करूंगा तो मिनिमम वर्टेक्स पे आएगा, मैक्सिमम इंफिनिटी पे जाएगा। लेकिन अगर कोई इंटरवल है, तो उस इंटरवल में देखना पड़ेगा ग्राफ का कौन सा हिस्सा है, उस हिस्से में मिनिमम मैक्सिमम क्या रहा है, आपको ये पता करना। अब यहाँ पे भी आपके पास सेम चीज थी, ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ये जो टी है साइन इनवर्स की वैल्यू, ये कहां से कहां तक लाई कर रही है, आपको देखना पड़ेगा। आपका x -√3/2 से 1/√2 है। आपने देखो साइन इन x आपका कहां से कहां तक है, -√3/2 से 1/√2 तक। तो अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है, तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। साइन इनवर्स मतलब वो t, और उस t के लिए उस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम जो भी पूछे आपको ये पता करना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स आपको याद करो, सिखाया था। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो साइन x के ग्राफ के अबाउट सिमेट्रिक होता है। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। आपको याद नहीं है तो वैल्यू रख रख के निकाल लेना। उल्टा ग्राफ बनाना साइन इनवर्स x का, इनपुट में वैल्यू जाएगी, आउटपुट में क्या जाएगा, एंगल। इनपुट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, और आउटपुट में जो आउटपुट है साइन इनवर्स का वो लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में। याद है ना। यस सर। अब देखो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे याद करना है। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये साइन का ग्राफ था। इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। तो इसी का मिरर इमेज बनाना है। इसका मिरर इमेज कैसे दिखता है, ऐसा और ऐसा, आया ना, इस शेप में दिखेगा। क्लियर है। यस सर। इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं। वन वैल्यू कहां पे आएगी, π/2। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। तो एक पॉइंट तो ये है, ऐसा ऐसा बनाना है, -1 मतलब -π/2, ऐसा साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, x कहां से कहां तक, -√3/2 से लेके 1/√2। -√3/2 कहां पे आएगा, यहाँ पे बताओ। -√3/2 पे क्या वैल्यू आएगी इनवर्स की, -√3/2। साइन इनवर्स -√3/2 पे क्या आएगा आउटपुट, -π/3। -π/3। ठीक है, पता होना चाहिए। तो यहां से लेके कहां तक बोला, 1/√2। 1/√2 कहां पे आएगा, π/4। π/4। तो आपको ये वाला ग्राफ कंसिडर करना है। कौन सा पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ये वाला। यहाँ से x यहाँ से यहाँ तक है, तो y कहां से कहां तक, ये वाला।
तो साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -π/3 से π/4 तक। अंडरस्टूड? वाई साइन इनवर्स आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -π/3 से। अगर x आपकी वैल्यू आपकी -√3/2 से 1/√2 लाई कर रही है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -π/3 से π/4। और यही आपका t था। क्वेश्चन में यही सीको को आपने क्वाड्रेटिक माना था। ठीक है, अब देखो आपकी क्वाड्रेटिक क्या थी? 2t² - πt + π²/4। ये आपकी क्वाड्रेटिक थी। और t के बारे में आपने पता करा, वो लाई कर रहा है -π/3 से π/4 के बीच में। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस क्वाड्रेटिक ये ग्राफ कैसा दिखेगा, मतलब कौन सी ब्रांच आएगी ये पता करना है। अब दो तरीके हैं, पहले इसके या तो रूट्स पता कर लो, डी पता कर लो, वो ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ कैसा दिखेगा। फिर ये वैल्यू कहां से कहां तक है, फिर वो ब्रांच पता करोगे। अब उस ब्रांच में मैक्सिमम कहां पे आ रहा है ये पता करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वाड्रेटिक, एक्चुअली क्वाड्रेटिक का भी इसमें एक पार्ट आपको सीखने को मिलता है। तो जो क्वाड्रेटिक का मैंने पार्ट बताया, कभी ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसा मत कर दे -d/4 से इन्फिनिटी। वो कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर x में रिस्ट्रिक्शन है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस a से b में ग्राफ की कौन सी ब्रांच आ रही है। उस ब्रांच के हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम कहां पे आ रहा है। तो मतलब क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू x पे भी डिपेंड करती है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। उस x में y कहां से कहां तक जा रहा है आपको फिर चेक करना पड़ेगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं मैं एवरीवन? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, यस सर। ओके। तो आज का हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, आप ध्रुव एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको Yes. जो भी क्वेश्चन। तो अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में मैंने आपको शायद भेज रखा है शेड्यूल आपके ग्रुप में, देख लेना कौन सा टॉपिक है, उसका आप फॉर्मूला रिवाइज करके आ जाना। ये नोट्स भेज दूंगा आपको, एक बार रीट्राई करना हो तो एक बार रीट्राई कर लेना। ठीक है, यस। ओके ओके एवरीवन। Yes, आपके sir. ग्रुप भी ऑन है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो एवरीवन तो आप अपने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।